सर मेल रिप्रोडक्टिव एसेसरी ग्लैंड्स पढ़े थे सर। एसेसरी ग्लैंड्स पड़े थे। अच्छा, समझ में आ गए थे सारे। आदिति शर्मा, ये कौन सा आदिति शर्मा है भाई? ये यमुना विहार A01 आदिति शर्मा। यस सर। हाँ बेटा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है लड़की? सर प्रोस्टेट ग्लैंड्स सर, हाँ सर, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती हैं वो हेल्प करती हैं। ग्लैंड है ग्लैंड? सर ग्लैंड, सर प्रोस्टेट पहले बता, ग्लैंड। सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये बता पहले। प्रोस्टेट एक होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं? सर सिंगल होती है। अच्छा, क्या करती है? सर वो नरी एक्टिवेट करती है सर स्पर्मेटोजोआ को स्विंग करने के लिए। ठीक है, एक्टिवेट करती है स्पर्मेटोजोआ को स्विम करने के लिए। बहुत बढ़िया। आरुषि M01 है क्या यहाँ पे आज क्लास में? हाँ, क्या करता है प्रोस्टेट ग्लैंड? सर वो एल्कलिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा, और सर उसमें आयंस होते हैं। कैसे आयंस? सर पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम। ठीक है, ओके। एक बात बताइए, एक और सवाल है मेरा। ये सवाल का जवाब राघव देगा। राघव है क्या यहाँ पे? राघव A01। नीरज A01। यश A01। A01 में से और कौन सा बॉयज है? सर बॉयज में कौन है A01 से? अमन पॉल A01 लक्ष्मी नगर से अमन पॉल। बस एक अमन पॉल ही बॉय है, बाकी प्रेजेंट नहीं है क्या A01 से कोई भी? सर मैं हूँ यश। चल, यश है ना? हाँ यश, फटाफट से बता दे लड़के, तेरे से मैं पूछ रहा हूँ वो जो सर, ये जो वाजा डिफरेंस है, ये कौन से पार्ट में ओपन होता है यूरेथ्रा के? नहीं पता। धनजोत। सर A01 यमुना विहार। हाँ जी। यस सर। सर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ओपन होता है, वास्टर डिफरेंस। और एक मेल में कितने परसेंट स्पर्म मोटाइल और कितने बढ़िया शेप के होने चाहिए टू कॉल हिम फर्टाइल? सर 60% तो नॉर्मल शेप्ड होनी चाहिए और 40% की रिगोरस मोटिलिटी होनी चाहिए। वेरी गुड। चलिए, तो इस स्पर्म फर्टिलिटी की बात कर रहे थे। आई सपोज सबको ये डायग्राम नजर आ रहा होगा। ठीक है, मैं आपको बेसिक बातें बता चुका था कि 2 से 5 ml इजैकुलेट होता है, मिल्क की कंसिस्टेंसी, मिल्क की वाइट अपीयरेंस होता है, स्टिकी कंसिस्टेंसी होती है, 60% शेप के बड़े होने चाहिए, 40% विगरस मोटिलिटी के होने चाहिए फर्टाइल होने के लिए। और ऑन एन एवरेज स्पीसीज स्पीसीज तो खैर नहीं, ह्यूमन रेस टू रेस, पर्सन टू पर्सन इजैकुलेट का अमाउंट और उसमें प्रेजेंट स्पर्म का अमाउंट भी वेरी करेगा। 20 मिलियन से 200 मिलियन पर ml तक हम फर्टाइल बोल देते हैं। 20 मिलियन या 15 ml से कम जब होगा तब हम उसे बोल देंगे कि स्पर्म काउंट लो है। जैसे मैं आपको, अच्छा अब ये डायग्राम देखिए, इसमें इसमें एक डायग्राम है जो स्पर्म काउंट दिखा रहा है। ब्लू वाला बढ़िया काउंट है, येलो वाला कम काउंट है। नेक्स्ट डायग्राम में ब्लू वाला बढ़िया शेप है और येलो वाला खराब एबनॉर्मल शेप है। तीसरे डायग्राम में ब्लू वाला की मोटिलिटी आगे की तरफ है और येलो वाला मोटिलिटी दाएं बाएं है और वेव की तरह ये अच्छी नहीं है। तो बस ऐसे ही हम देखते हैं कि भाई क्वालिटी ऑफ स्पर्म कैसा है, ऐसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, यही मेथड है। आगे बढ़ते हैं। आगे
ये एक जरा सा एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन का चार्ट है, ये आपको अलग से एक्स्ट्रा में थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ, बस एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, बस इसमें रटना कुछ नहीं है। बस कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे टोटल स्पर्म काउंट बढ़ाएंगे तो प्रेगनेंसी रेट बढ़ेगा, मतलब कि परसेंटेज चांसेस ऑफ अ फीमेल गेटिंग प्रेग्नेंट, यानी फर्टिलिटी के चांसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे। भाई आपने स्पर्म काउंट बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, एक्सपोनेंशियली बढ़ा 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 बढ़ा, एक टाइम आएगा, अब देखो, आप ध्यान से देखो, स्पर्म काउंट 30 मिलियन हो या स्पर्म काउंट 40 मिलियन हो, परसेंटेज में खास फर्क नहीं है। लेकिन स्पर्म काउंट 30 मिलियन हो और स्पर्म काउंट 10 मिलियन हो तो परसेंटेज में क्या है, काफी फर्क है। मतलब 30 या 20 मिलियन पर एमएल के बाद, मतलब टोटल स्पर्म काउंट 30 मिलियन के बाद कोई खास फर्क नहीं पड़ता फर्टिलिटी के ऊपर। तो भाई 30 मिलियन और 50 मिलियन एक जैसा है ना, लेकिन 30 मिलियन और 10 मिलियन में काफी फर्क है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? तो यही एक प्रोबेबिलिटी चार्ट दिखा रखा है कि एक ऑप्टिमम स्पर्म काउंट करीब करीब 30 या 40 मिलियन है, उसके ऊपर चाहे 40 के बजाय चाहे 60 हो, चाहे 80 हो, चाहे 100 हो, तो हम ये नहीं बोल सकते कि एक मेल जिसका स्पर्म काउंट 40 मिलियन है और एक मेल जिसका स्पर्म काउंट लेट से 100 मिलियन है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि 100 मिलियन के चांसेस फर्टिलिटी के ज्यादा, ऐसा नहीं है। दोनों के फर्टिलिटी के चांसेस क्या है, बराबर हैं। तो 20 से 40 मिलियन से कम नहीं होना चाहिए, बाकी ज्यादा से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्योंकि एक टाइम बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। तो ये बड़ा एक छोटा सा प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसको जरा माइंड में रखिएगा कि आफ्टर 40 मिलियन कोई खास फर्क पड़ता नहीं है फर्टिलिटी के ऊपर। अब ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको मैं बताता हूँ, ये सारी टर्म्स कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, एक आध छोड़ दो उसमें से। तो ये सारी टर्म्स रिलेटेड है इनफर्टिलिटी से। अब जब मैं आपको देखो, हमने ना रिप्रोडक्शन के बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी पढ़ना है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये सारी बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा जो अभी आपको बता रहा हूँ, बस बताऊंगा कि उस वक्त बताई थी। तो ध्यान रखेंगे टर्म्स। ठीक है, वन बाय वन इसको देख लेते हैं। तो पहली टर्म है एस्पर्मिया। अब एक है एस्पर्मिया, एक है एजूस्पर्मिया। जहां जू लग गया वहां मोटिलिटी, मतलब वो स्पर्म की बात कर रहा है, और एस्पर्मिया सीमन की बात है, मतलब अगर इजैकुलेशन ही नहीं हो रहा तो एस्पर्मिया, और अगर इजैकुलेशन हो रहा है उसमें स्पर्म नहीं है तो एजूस्पर्मिया। इजैकुलेशन में इजैकुलेट का वॉल्यूम कम है, सीमेन का वॉल्यूम भी कम है, तो हम बोलते हैं हाइपोस्पर्मिया। ठीक है, और अगर स्पर्म काउंट कम है तो हम बोलते हैं ऑलिगोजूस्पर्मिया, मतलब सीमेन 5 ml 5 ml की जगह आधा ml आया तो हम उसको बोलेंगे हाइपोस्पर्मिया। अब ऐसा हो सकता है कि किसी को हाइपोस्पर्मिया हो, मतलब सीमेन वॉल्यूम कम हो, लेकिन स्पर्म काउंट अच्छा खासा, मतलब आधे ml में ही 20 से 40 मिलियन हो, है ना। तो हाइपोस्पर्मिया अलग केस है, और ऑलिगोजूस्पर्मिया का मतलब क्या है, लो स्पर्म काउंट। मतलब हो सकता है कि सीमन तो 5 ml है लेकिन स्पर्म काउंट उसमें क्या है, लो है। आ रही बात समझ में? तो ऑलिगोजूस्पर्मिया का मतलब कम स्पर्म्स। अच्छा, अब हाइपरस्पर्मिया हाइपोस्पर्मिया का अपोजिट है कि 0.5 ml अगर सीमेन है और 5 ml से ज्यादा, 6 ml 7 ml 8 ml है, तो उसको बोलते हैं हम हाइपरस्पर्मिया। ठीक, फिर अगला टर्म है एस्थेनोजूस्पर्मिया। अब एस्थेनोजूस्पर्मिया क्या है, हाइपरस्पर्मिया से उनकी मोटिलिटी होती ना, कम है, मतलब स्पर्म चाहे कम है चाहे ज्यादा जो भी है, लेकिन उनकी मोटिलिटी आपकी बिगड़त आवाज नहीं है, तो break बोलेंगे हो रही उसको एस्थेनोजूस्पर्मिया। सर। क्या बोल रहा लड़के, द्वारा क्लियरली बोल। सर हाइपरस्पर्मिया इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है कि नहीं है? सबको मेरी आवाज ब्रेक होके आ रही है? क्लियर आ रही है सर? नो सर। थोड़ी थोड़ी ब्रेक। नहीं नहीं, नहीं हाइपर, सबको मेरी आवाज कट के आ रही है नो क्या? सर। नो सर, क्लियर है। सर पहले आ रही थी, अब ठीक है। नो सर। तो अगर एक आध जने को कट के आ रही है तो उसका अपना अपना उसका इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछ लो। ठीक, अभी मैं जरा ये कंप्लीट कर लूँ फिर पूछूंगा आपसे। एक बार रुक जा लड़के, मैं तेरी बात भी सुनता हूँ अभी।
ठीक है, तो हाँ तेरा आंसर वो है, तेरा आंसर बता देता हूँ। हाइपरस्पर्मिया इनफर्टिलिटी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए देख इसको अलग कलर से लिखा है मैंने। ठीक है, खैर, एस्टेनोजूस्पर्मिया वेरी पुअर स्पर्म मोटिलिटी, टेराटोजूस्पर्मिया शेप अच्छी नहीं है, मतलब मॉर्फोलॉजिकल शेप सही नहीं है, तो दैट इज टेराटोजूस्पर्मिया। नेक्रोजूस्पर्मिया स्पर्म बहुत है लेकिन डेड है, वही मरे हुए हैं तो लोकोमोशन ही शो नहीं कर रहे, तो डेड स्पर्म्स, नेक्रोजूस्पर्मिया। ठीक है ना, नेक्रो का मतलब ही डेड होता है, जैसा कि नेक्रोसिस, एक सेल ने दूसरे सेल को अच्छे से बुरी तरह मार दिया, तो सेल का क्या हो गया, जो मरा उसका क्या हो गया, नेक्रोसिस हो गया। ठीक, अगला है, ये आपके काम का नहीं है, आखिरी वाला, ल्यूकोस्पर्मिया, दैट इज हाई लेवल ऑफ डब्ल्यूबीसी इन सीमन। ये भी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड हो सकता है, क्यों, डब्ल्यूबीसी होंगे तो स्पर्म पे अटैक करेंगे, और अटैक करेंगे तो उसे किल करेंगे, तो वो उस तरीके से नुकसान है। तो ये कुछ डेफिनेशन टर्म्स हैं, ये आपको एक दो बार पढ़ लेना, याद रहेंगे। इसमें हाइपरस्पर्मिया को छोड़ दें, बाकी सब रिलेटेड है कैसे, इनफर्टिलिटी से। ठीक है, अच्छा, इनफर्टिलिटी और एब्सेंस ऑफ फर्टिलिटी में फर्क होता है। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि उसके फर्टाइल करने के चांसेस कम है, कम रेंजिंग फ्रॉम कम टू जीरो भी हो सकता है, जीरो वाला भी इनफर्टाइल, और जिसके कम है वो भी इनफर्टाइल। तो इनफर्टाइल का मतलब यही हो ये नहीं होता कि बिल्कुल स्पर्म नहीं है, ऑलिगोसूस्पर्मिया भी इनफर्टिलिटी में ही आता है, गॉट द कॉन्सेप्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑलिगोसूस्पर्मिया वाला फर्टाइल मतलब कि कोई चांस ही नहीं है, 0% चांस है फर्टिलिटी का, ऐसा नहीं है। अरे बस चांसेस बहुत लो है, होता है ना मैथ्स में, लिमिट टर्निंग टू जीरो, वैसे वाला। खैर, अगले टर्म पे आते हैं। अगला जो हमें थोड़ा सा सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। आवाज ब्रेक हो रही है सर। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है। सर वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस ब्रेक हो रही है। लेकिन थोड़ा सा आइडिया हमें होना चाहिए, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही क्या है। सबके लिए मेरी आवाज सर, ब्रेक हो रही है, रुक किसी जाओ। किसी की ब्रेक हो रही है? अब सर क्लियर है? वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ सर। सर, क्लियर हो रही है। एक मिनट रुको, क्लियर आ रही है सर। जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट। सुन लिया, आवाज ब्रेक हो रही है मेरी, सुन लिया मैंने, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है। अब मुझे बताओ, हाँ अब आ रही है क्लियर? हाँ सर, अब क्लियर आ रही है, हाँ जी सर अब एकदम ठीक क्लियर। है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस तो यस सर। यस सर। पहले सबको ब्रेक हो क्या यस सर। आ रही है सर। जी सर। ओके, यस सर। आपने लास्ट क्या समझा, मुझे ये बताओ, लास्ट कहाँ तक क्लियर आई थी? सर आपने सर, वो बोला था अगली बार definition। शुरू करते हैं सर, वो सारे टर्म्स क्या? बता दीजिए। आपने टर्म सारे समझा दिए सर, थे। सर जो लास्ट वाला पॉइंट था ना, हाँ ल्यूकोस्पर्मिया। अच्छा, वहां तक क्लियर आई थी? यस सर। ओके, अब मेरी एक बात सुनो, एक काम करो, पहले तो मेरी वाली स्क्रीन को पिन कर लो सब लोग, ठीक है? और अपना जिससे बात करूं वही अपना माइक ऑन किया करो, और फिर उसके बाद ऑफ कर दिया करो। हो सकता है ज्यादा छेड़खानी करने से, इधर उधर करने से भी वॉइस क्लैरिटी में फर्क पड़े। ठीक है, समझ में आ गई बात? और अगली बार जब वॉइस क्लैरिटी ब्रेक हो तो मुझे बता देना फटाफट से। ओके, ओके सर। और जब मैं पूछूं ओके ये सब बातें बोलूं ना जब मैं, तब एक जना एटलीस्ट रिस्पॉन्ड कर दिया करो, मैं वेट करता रहता हूं कोई बोलेगा। अब स्क्रीन नजर आ रही सब लोगों को? यस सर। यस सर। मेरी आवाज क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। मेरी आवाज क्लियर है?
एकदम क्लियर है सर। ओके, सारे टर्म्स एक बार वापस से बता रहा हूँ। थैंक यू। सारे टर्म दोबारा से बता रहा हूँ। एस्पर्मिया, सीमन एब्सेंट। हाइपोस्पर्मिया, सीमन कम। हाइपरस्पर्मिया, सीमन बहुत ज्यादा। एजूस्पर्मिया, स्पर्म कम, सॉरी स्पर्म है ही नहीं। ऑलिगोजूस्पर्मिया, ऑलिगो मतलब फ्यू, ऑलिगोपेप्टाइड, ऑलिगोसाइकेराइड, तो स्पर्म कम। एस्टोनोजूस्पर्मिया, स्पर्म चाहे कम हो चाहे ज्यादा वो फर्क नहीं पड़ता, मोटिलिटी कम। टेराटोजूस्पर्मिया, स्पर्म कितने मर्जी जैसे मर्जी, शेप बिगड़ी हुई। नेक्रोजूस्पर्मिया, स्पर्म जो भी है वो डेड है। ल्यूकोस्पर्मिया, स्पर्म सॉरी सीमेन के साथ साथ डब्ल्यूबीसी भी है, जिसकी वजह से फाइगोसाइटोसिस या किलिंग ऑफ द स्पर्म की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। ठीक, जो इनफर्टिलिटी का रीजन हो सकता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें समझना, दैट इज टीएस ऑफ पेनिस एक्सटर्नल जेनिटलिया। अब पेनिस के टीएस को समझेंगे तो देखिए, सर पेनिस के आवाज टीएस की ब्रेक बात हो करें रही है। तो ये आवाज जो ब्रेक हो आपको रही यहाँ है। पे तीन स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ना, एक दो, सबके लिए ब्रेक हो रही है। सर हो गई क्लियर। आज मेरी आवाज क्यों ब्रेक हो रही है भाई? रोज तो नहीं होती है। अब सबको क्लियर है? Yes, जी sir. सर। Yes, sir. यस सर। सर आपका रिप्लाई भी कभी कभी मतलब हमारी आवाज अब तक लेट पहुंचती है ऐसा लगता है। ओके, अब तुम्हारी आवाज मेरे तक देर तक पहुंचती है, लेकिन मैं ना वेट कर लेता हूँ। तो फिर से होने तुम लग गई ब्रेक। लोग वेट नहीं करते। लगता है तुमने कभी किसी से क्या कहते हैं उस पे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे वॉइस कॉल नहीं करी। वहाँ पे रुक रुक के बोलना पड़ता है, वेट का इंतजार करना सर पड़ता है। नेटवर्क कनेक्शन पे डिपेंड वैसे करता है। समझो, जल्दी होती रिस्पॉन्ड की तुम लोगों को। सर फिर से आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आई डोंट नो क्यों। खैर, ये डायग्राम तुमको सबको नजर आ रहा है? डायग्राम यस सर। ये डायग्राम सबको नजर आ रहा है? आई एम डूइंग वन थिंग, आई एम Yes, sir. रिकनेक्टिंग, यस सर। रिकनेक्टिंग इट। रुक जाओ, वेट करो।
मेरी आवाज आ रही है अब आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा, तो मुझे बताना कि जब स्क्रीन नजर आए तो मैं पूछूंगा आपसे। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये डायग्राम में आपको तीन स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ कौन से। एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है, और एक ये स्ट्रक्चर ये है। ये तीन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको? Yes, sir. इन दो इनमें से दो का नाम मैंने आपको बोला कॉर्पस कैवर्नोसा। अब इसमें कॉर्पस कैवर्नोसा क्या है? ये अंदर का स्पेशल टिश्यू है जो इरेक्टाइल है। जो अंदर टिश्यू नजर आ रहा है, स्पेशल नजर आ रही है, ये स्पेशल टिश्यू को हम कॉर्पस कैवर्नोसा बोल रहे हैं। दिस इज द इरेक्टाइल टिश्यू। इसके अलावा स्पंजी फॉर्म में है कॉर्पस स्पंजियोसम, ये भी इरेक्टाइल है। अब ध्यान से समझिएगा कि ये दो स्ट्रक्चर है और एक स्ट्रक्चर कॉर्पस स्पंजियोसा है। इनमें ब्लड फिलिंग की वजह से, अब आप बीच में देख रहे होगे कि इसमें सेंट्रल आर्टरी है। देयर इज सेंट्रल आर्टरी इन बिटवीन, ये यहाँ पे। इसी सेंट्रल आर्टरी की वजह से चारों तरफ ब्लड भर जाता है, और ब्लड फिल सर वॉइस होने की ब्रेक हो रही है। वजह से So you're not audible. वॉइस ब्रेक हो रही है सर। ब्लड फिल होने की वजह से सुन लिया मैंने, सुन लिया भाई। वॉइस ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है। आपने आई जस्ट कनेक्ट, चेक माई इंटरनेट कनेक्शन फॉर अ मिनट। मैं वापस कनेक्ट करता हूँ। सब तेरे ब्रेक हो रही है आवाज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेट अ मिनट, मैं वापस जा रहा हूँ एंड आई चेक माई इंटरनेट कनेक्शन, मतलब अगर कोई इशू हो रहा है तो।
आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो हम टीएस ऑफ पीनिस की बात कर रहे थे। स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, sir. तो मैं आपको ये बता रहा था कि 3 स्ट्रक्चर है, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। इन 2 का नाम कॉर्पस कैवर्नोसम है और जो सबसे नीचे है वो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तीनों के अंदर एक चीज कॉमन है, दैट इज इरेक्टाइल टिश्यू। ब्लड बीचों बीच यहां पर आया, ये ब्लड सप्लाई आई, यहां पर बीच में ब्लड सप्लाई, और फिर यही ब्लड सप्लाई चारों तरफ जो है वो फैल गई, और चारों तरफ ये ब्लड फैलने की वजह से, ठीक है, जो टिश्यू है वो स्ट्रेच कर गया, चारों तरफ ब्लड फैला और टिश्यू क्या कर गया, स्ट्रेच कर गया। इसी स्ट्रेचिंग की वजह से जो पीनिस का स्ट्रक्चर है, मतलब कि जो लिम्पिड फॉर्म ऑफ पीनिस है वो इरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और पीनिस का जो साइज है वो अपने साइज से 2 to 3 टाइम्स या 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। एंड उसका जो नेचर है वो थोड़ा सा हार्डर हो जाता है, एंड दैट स्ट्रक्चर, दैट इरेक्ट फॉर्म ऑफ पेनिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द copulatory act. Lack of erection even after sexual stimulation is a disorder known as erectile dysfunction. Now, one more thing to remember is, among these, the corpus spongiosum is the region which swells to form glans penis. It means corpus cavernosum is not the part of glans penis. Glans penis is just the part of corpus spongiosum. Okay. The urethra is present in between corpus spongiosum. That is the reason corpus spongiosum has another name, that is urethra spongiosum. Is that clear? Now, similar thing, if I go to the next diagram, अगर हम अगले डायग्राम को देखें तो उसमें आप ऊपर देखिए, दैट इज द फ्लैसिड फॉर्म ऑफ पेनिस। कोई भी टिश्यू में ब्लड नहीं है, और वहीं दूसरे डायग्राम में देखिए सब में ब्लड भर गया है। अब देखिए ब्लड भरने से ये कितना स्वेल कर गया है, एंड ऑफ कोर्स बिकम्स हार्डर। वाटर या फ्लूइड की वजह से कोई स्ट्रक्चर जब स्वेल कर जाता है, ठीक, तो हार्ड स्ट्रक्चर हो गया तो उसे बोलते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर। स्केलेटल स्ट्रक्चर का मतलब हाइड्रोस्केलेटन। तो पीनिस हैज हाइड्रोस्केलेटन, जैसे कि अर्थवर्म के प्रोस्टोमिया में होता है डिगिंग के लिए, ठीक। चलिए, तो दैट इज द डिफरेंस। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इसका मतलब इरेक्शन ऑफ पीनिस इज नथिंग बट डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। इसका मतलब सिर्फ ब्लड सप्लाई अगर इंक्रीज हो जाएगी, दैट में लीड टू द इरेक्शन ऑफ पेनिस। मतलब इरेक्शन ऑफ पेनिस इज नथिंग बट इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई इन द पेनिस, और इंक्रीज ब्लड सप्लाई का मतलब ब्लड वेसल का डायलेट होना। भाई ब्लड वेसल डायलेट करेंगी तो ब्लड फ्लो ज्यादा बढ़ेगा, ब्लड फ्लो ज्यादा बढ़ेगा
तो पीनिस गेट्स इरेक्टेड। अब आपको पता है कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स कम्स अंडर द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यू नो दैट, पढ़ाया मैंने आपको नर्वस सिस्टम में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फ्लाइट एंड फाइट, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है। तो उसका अपोजिट वैसोडायलेशन क्या हुआ? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका मतलब इरेक्शन ऑफ पेनिस कम्स अंडर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या आप जानते हैं कि ब्लड वेसल को डायलेट करने के लिए आपको सर वॉइस ब्रेक हो रही नो सर, क्लियर है। लास्ट का सर, समझ हमें में आया? क्या- लास्ट लाइन के साथ जिसकी वॉइस ब्रेक है उसको लास्ट क्या समझ में आया? सर वो ब्लड वेसल डायलेट होती है, आपने ये बताया था हाँ, अब ध्यान से सुनना। जी। तो ब्लड वेसल डायलेशन इज कॉजिंग इरेक्शन ऑफ पेनिस। अब आप ये इंटरेस्टिंग सी बात सुनिए, मैंने आपको ना न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़ाए थे। न्यूरोट्रांसमीटर जो न्यूरॉन रिलीज करते हैं और वो मैसेंजर यानी एक तरीके के मैसेंजर की तरह काम करते हैं। और आपको पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ केमिकल, ठीक है, इट कैन बी अ प्रोटीन, इट कैन बी सिंपल अमाइनो एसिड, इट कैन बी अ गैस जैसे कि NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना, NO इज अ गैस विच इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। और यही जो NO गैस है ना, यही न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प करता है इन वैसोडायलेशन। अच्छा, वैसोडायलेटर। अच्छा, ब्लड वेसल डायलेट करनी है तो इसके आपको ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर भी क्लियर होना चाहिए। ब्लड वेसल के स्ट्रक्चर की बात करूं तो 3 लेयर्स होती हैं। अब तुमको याद तो होगा नहीं, मैं रिवाइज करा देता हूँ। कोई रफ पेज अगर मेरे पास, यहाँ पे रफ पेज कह रहा हूँ, खाली जगह हो तो। हाँ, यहाँ देखो, ब्लड वेसल में 3 लेयर्स होती हैं अगर आपको याद हो। सबसे अंदर एपिथीलिया की लेयर, ट्यूनिका इंटरना। फिर होती है बीच में मस्कुलर लेयर, ट्यूनिका मीडिया, ठीक है। और फिर होती है द आउटर मोस्ट लेयर, ट्यूनिका एक्सटर्ना, फाइब्रस होती है। ये क्लियर है आपको? अब सोचो, मैं इसी मसल्स को रिलैक्स कर दूं। भाई ये मान लो भी कॉन्स्ट्रिक्टेड है, इसको मैं थोड़ा रिलैक्स कर दूं, ये थोड़ी रिलैक्स होंगी तो मसल्स जो है पीछे चली जाएंगी। क्यों ऐसा हो जाएगा? ल्यूमन चौड़ा हो जाएगा। ल्यूमन चौड़ा हो जाएगा तो भाई ब्लड जो है वो ज्यादा आ पाएगा। तो मतलब जब मसल रिलैक्स करेंगी तो ल्यूमन चौड़ा हो जाएगा और ब्लड क्या आ पाएगा? ज्यादा आ पाएगा। मतलब मुझे अगर ब्लड वेसल डायलेट करनी है तो लॉजिक ये कहता है कि ये जो मसल वाला लेयर है ना, ये जो मसल वाली लेयर है, ये बीच वाली, इसको रिलैक्स कर दो। ये तो कॉन्ट्रैक्टेड वाला पार्ट है, कॉन्ट्रैक्टेड, और ये क्या है? रिलैक्स्ड। तो इसको रिलैक्स कर दो, ल्यूमन अपने आप चौड़ा हो जाएगा, ब्लड ऑफ कोर्स अपने आप ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब NO अल्टीमेटली क्या कर रहा है? NO कर रहा है मसल रिलैक्सेशन। आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं इस चीज को। अब मैं आपको डिटेल में क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद रहे। आपको डिटेल नहीं पढ़नी, आपको ज्यादा डिटेल में रट्टा नहीं, याद नहीं रखना। उस डिटेल के बाद जो कॉन्सेप्ट निकल के आएगा ना, आपको बस वो कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक। और कॉन्सेप्ट आपको याद रहे या क्लियर रहे, इसके लिए मैं आपको थोड़ी डिटेल बता रहा हूँ। अब देखिए, ये देखिए, अब ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। ये एंडोथीलियल सेल है, मतलब ये जो ब्लड वेसल है उसका एंडोथीलियल सेल है, एपिथीलिया है, ठीक। और ये कहीं ना कहीं पे ये स्मूथ मसल सेल है। ये एंडोथीलिया पिंक वाला है ना, रानी पिंक वाला, और ये जो दूसरा पीच कलर में है, ठीक है ना, ये स्मूथ मसल सेल है, बड़ा सा ये, है ना। तो अब देखिए, ये न्यूरॉन है येलो कलर का। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये न्यूरॉन ने नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज किया, है ना। नाइट्रिक ऑक्साइड एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। अब इस न्यूरोट्रांसमीटर ने क्या किया, ठीक है, एक्चुअली, हाँ, अब इस न्यूरोट्रांसमीटर ने क्या किया फाइनली, ओके, अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर ने क्या किया, नाइट्रिक ऑक्साइड ने ग्वानाइल साइक्लेस को एक्टिवेट कर दिया।
ग्वानाइल साइक्लेस ने जीटीपी से, अब आपको याद होगा मैंने हार्मोन पढ़ा था एडिनाइल साइक्लेस, जो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। ये ग्वानाइल साइक्लेस है, ये जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करता है। ठीक, अब ये साइक्लिक जीएमपी ने क्या किया, साइक्लिक जीएमपी ने एक पर्टिकुलर प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट किया, ठीक है, जिसने अल्टीमेटली कैल्शियम को पहुंचाना शुरू कर दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। अब कैल्शियम जब डिपॉजिट होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो बट ऑब्वियसली बात है स्मूथ मसल में कैल्शियम कम हो गया। अब आपको पता है कि किसी मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम जरूरी होता है, कैल्शियम कम हो गया तो स्मूथ मसल अल्टीमेटली क्या हो गई, रिलैक्स हो गई। खैर, अब ये सारी बातें मेरे को याद नहीं रहेंगी और मुझे याद करनी भी नहीं है। मुझे बस मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, दो चीजें, कि भाई एक कॉन्सेप्ट ये कि साइक्लिक जीएमपी रिस्पॉन्सिबल है, साइक्लिक जीएमपी ये याद रखेंगे आप। मैं वापस इरेज करो सब कुछ, क्या याद करना है हमको, एक हमको याद करना है साइक्लिक जीएमपी, कि भाई साइक्लिक जीएमपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन ऑफ पेनिस। दूसरा, नाइट्रिक ऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन ऑफ पेनिस। तीसरा, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन ऑफ पेनिस। आखिरी कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अब आप इस चीज में देखो ध्यान से कि साइक्लिक जीएमपी को वापस जीएमपी में कन्वर्ट करने वाला, मतलब साइक्लिक जीएमपी अब काम का ना रहे, भाई हमेशा तो ना इरेक्शन ऑफ पेनिस रहेगा, तो इरेक्शन ऑफ पेनिस खत्म करने के लिए हमारे पास क्या है, PDE5 है, फॉस्फोडाइएस्टरेज 5, छोड़ो वो हार्मोन एंजाइम का नाम बता दो, PDE है। अभी जो PDE है ये वाला, ये साइक्लिक जीएमपी को खत्म कर देता है, उसे कन्वर्ट कर देता है नॉर्मल जीएमपी में। अब साइक्लिक जीएमपी नहीं रहेगा तो स्मूथ मसल रिलैक्स नहीं रहेगी, इरेक्शन ऑफ पेनिस लॉस हो जाएगा। ये कब होता है, आफ्टर इजैकुलेशन। तो आफ्टर इजैकुलेशन एक्टिवेट हो जाते हैं कहीं ना कहीं PDEs, जो साइक्लिक जीएमपी को खत्म कर देते हैं और अल्टीमेटली ये वापस जीएमपी में कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल जीएमपी में, और इरेक्शन ऑफ पेनिस इज लॉस्ट। अब यहीं पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इरेक्टाइल, मान लीजिए देयर इज एन इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एक पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब इसी का पहला स्टेप देखिए, पहला स्टेप क्या है, इसी सब में पहला स्टेप जो है वो है सेक्सुअल स्टिमुलेशन। ये सब चीज सेक्सुअल स्टिमुलेशन से शुरू हो रही है, चाहे फिजिकल हो चाहे इमेजिनरी हो, ठीक है, सेक्सुअल स्टिमुलेशन से ही ये सब चीजें आगे बढ़ रही हैं। अब मान लीजिए अपॉन सेक्सुअल स्टिमुलेशन ऑल्सो देयर इज लैक ऑफ इरेक्शन, तो हम बोलते हैं डिसऑर्डर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब उसको ट्रीट करने के लिए देयर इज अ ड्रग इन द मार्केट नोन एज सिलजिनाफिल, केमिकल का नाम है सिलजिनाफिल, सिलजिनाफिल, SILGINAFIL, which is also sold under the brand name Viagra। अब ये सिल्डेनाफिल, ठीक है, कर क्या रहा है, ये सिल्डेनाफिल क्या करता है, ये एक्चुअल में ये है PDE इनहिबिटर। PDE इनहिबिटर मतलब जो PDE रिस्पॉन्सिबल था ना इरेक्शन को लॉस करने के लिए, उसी को इनहिबिट करने वाला केमिकल। अब PDE इनहिबिट हो जाएगा तो साइक्लिक जीएमपी का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा और इरेक्शन ऑफ पेनिस इजी हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से काम करता है सिल्डेनाफिल, ठीक है। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट आई सपोज इरेक्शन ऑफ पेनिस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कॉर्पस कैवर्नोसा, ये सब आपको क्लियर है? कोई डाउट? आगे बात करें। फल का एक फंक्शन लीजिए। बेटा तेरी आवाज ब्रेक होके आ रही है। सर सिल्डेनाफिल का एक बार फंक्शन बता रहा। बेटा सिल्डेनाफिल क्या कर रहा है, साइक्लिक जीएमपी का कंसंट्रेशन मेंटेन कर रहा है, हाई कर रहा है, बस इतना फंक्शन है। साइक्लिक जीएमपी का कंसंट्रेशन हाई रहेगा तो देयर वुड बी अ ईज इन इरेक्शन ऑफ पेनिस। ठीक है गोविंद? ओके सर। सर ग्लैंस पेनिस बता दीजिए एक बार, उसमें कौन सा वो था? हाँ मैं बताता हूँ। ग्लास पेनिस, ग्लास पेनिस बेटा तुम ना ध्यान नहीं देते हो ना, जब मैंने शुरू में बताया था ना उसमें भी बताई थी ये बात। हाँ सर, तभी नहीं समझ आया था। हाँ अब यहाँ ध्यान दे ले, एक बार ध्यान से समझ।
अब इस डायग्राम में इफ यू विल ऑब्जर्व, इस डायग्राम में क्लियरली समझ में आएगा, तुमने अब टीएस पढ़ लिया तो ये यहाँ डायग्राम। अब यहाँ पे देखो कि भाई ये ग्रीन वाला कौन है, कॉर्पस कैवर्नोसा। ये ग्रीन वाला कौन है, कॉर्पस कैवर्नोसा। अच्छा, अब ये यूरिथ्रा के अंदर देखिए, आप ध्यान से समझिएगा, ये यूरिथ्रा है, ठीक है। अब यूरिथ्रा ये जा रही है, यूरिथ्रा, इसके चारों तरफ देखो कौन है, ये पिंक कलर का, इसके चारों तरफ जो टिश्यू है दैट इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसा, दिख रहा है ना ये, ठीक। अब यही कॉर्पस स्पॉन्जियोसा ये पूरा यहाँ पर है, स्वेल्ड है, ये पूरा कॉर्पस स्पॉन्जियोसा ये ऐसे आ रही बात समझ में, ये ऐसे। तो इसका मतलब ये जो आगे वाला पार्ट है पेनिस का, जो सोलन पार्ट है जिसको हम ग्लास पेनिस बोल रहे हैं, वो पूरा का पूरा किससे बना हुआ है, वो कॉर्पस स्पॉन्जियोसा से बना हुआ है। क्लियर पॉइंट। तो पेनिस हैज 3 पार्ट्स, 2 कॉर्पस कैवर्नोसा, 1 स्पॉन्जियोसा, बट ग्लास पेनिस हैज ओनली 1 पार्ट, दैट इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसा। ठीक है हानिया, यस सर। सबको क्लियर है, कैवर्नोसा और स्पॉन्जियोसा ये सब बातें। हाँ कि ना, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके अब देखिए कुछ डिसऑर्डर्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट भी मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। क्यों? क्योंकि सब रिलेटेड है। मैं क्यों पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊँ, फिर फीमेल पढ़ाऊँ, फिर डेवलपमेंट पढ़ाऊँ, फिर मैं वापस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आऊँ आपको डिसऑर्डर समझाने के लिए। तो जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है तो वहीं पे डिसऑर्डर भी समझ लो, काम आएंगे, रिलेटेड है। तो यहाँ पे बता रहा हूँ कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अगर डिसऑर्डर की बात करें जो इनफर्टिलिटी को रिलीज को कॉज कर सकता है, पहला है एडम। ये एडम वो एडम नहीं है, ये A.D.A.M है, दैट इज एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल्स। नाम से समझ में आ रहा है भाई, उम्र के साथ एंड्रोजन कम हो जाएगा। एंड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, वो भी कम हो जाएगा, वाइजिलिटी कम हो जाएगी। तो दैट मे कॉज इनफर्टिलिटी विद एज। अगला BHP, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। प्रोस्टेटिक देखो, हाइपरट्रॉफी नाम में बहुत बड़ा वर्ड होता है, ट्रॉफी मतलब स्ट्रक्चर होता है, हाइपर मतलब स्ट्रक्चर बड़ा हो गया है, मतलब प्रोस्टेट स्वेल कर गया है। अब ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम से। अब देखो ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट है। ये प्रोस्टेट नॉर्मल, ये इतना खुला खुला, यूरिन इजली जाएगा, सीमन इजली जाएगा। ये प्रोस्टेट स्वेल कर गया, जैसे प्रोस्टेट स्वेल गया ये सिकुड़ गया, यूरिथ्रा सिकुड़ गया। अब दो चीजें होंगी, यूरिन प्रॉपरली नहीं आएगा, यूरिन प्रॉपरली नहीं आएगा, ज्यादा फोर्स लगेगा, पेन होगा, पेन इन यूरिनेशन वन ऑफ द सिम्टम, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिनेशन अनदर सिम्टम। ठीक है, दैट इज अगर इफ प्रोस्टेट इज स्वलन दैट मे बी ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। तीसरा, क्योंकि ये रास्ता बंद हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया, इजैकुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, कॉजिंग व्हाट, इनफर्टिलिटी। तो इसको हम बोलते हैं बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी। हाइपर मतलब ज्यादा, ट्रॉफी मतलब स्ट्रक्चर बड़ा हो गया। ये बायोलॉजी की लैंग्वेज है, मैं आपको कई टाइम से समझाते आ रहा हूँ, ठीक है, जिसको हम हाइपरप्लासिया भी बोलते हैं, वही एक ही बात है। हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लासिया, अगेन प्लासिया स्ट्रक्चर बढ़ गया, ठीक। ओके अगला है वेरिकोसील। वेरिकोसील और हाइड्रोसील, अब दोनों में क्या डिफरेंस है? आपको वेरिकोस वेन पढ़ाया था ना, किसी को याद है वेरिकोस वेन? कोई एक जना जिसको वेरिकोस वेन याद हो? सर जब वेन्स में बैकफ्लो नहीं हो पाता, मतलब बैकफ्लो बंद हो जाता है सर, वॉल्स काम करना बंद कर देते हैं तब। कौन कह रहा है ये? नाम बताओ। धनजोत,
यस सर। धनजो, यस कौन सर। आंसर दे रहा है? धनजोत आंसर दे रही है। सर मैं ही हूँ धनजोत। हाँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। दोबारा बोलिए लड़की धनजोत, क्या बोला तूने? सर जैसे वेन्स होते हैं उनमें वॉल्व्स होते हैं ताकि बैक फ्लो प्रिवेंट कर सकें ब्लड का। तो अगर उन वेन्स की ओपनिंग और क्लोजिंग में अगर कोई डिसफंक्शन है तो उस कंडीशन को वेरिकोज वेन्स बोलता है। हाँ धनजोत दोबारा बताना था। हाँ धनजोत दोबारा बताना, क्या बोला सर जैसे वेरिकोस वेन के वेन्स बारे में? होते हैं वेन्स के पास वाल्व्स होते हैं जिससे बैक फ्लो प्रिवेंट किया जा सके ब्लड का। अगर अगर वो बहुत किसी बढ़िया। कारण से डिसफंक्शन शो करते हैं वाल्व्स जिसकी वजह से। हाँ तो ओपनिंग उस या वजह क्लोजिंग में? से। यस सर। अच्छा, मैंने पढ़ाया था ना ये। सर हाँ इसी हाँ। डिसऑर्डर को बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड धनजोत। तो बाकियों को जैसे कि याद नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ हाँ। बाकियों को बताता हूँ, जैसे बूढ़े लोग होते हैं ना, बूढ़े सर वॉइस ब्रेक हो रही सर है। आपकी वॉइस क्रैक कर रही है। बूढ़े लोगों को क्या होता है कि पैर में ना नीला पड़ जाता है, पैर मोटे मोटे हो जाते हैं, वो घुटने से नीचे वाला रीजन स्वेल कर जाता है, नीला पड़ जाता है, खड़े नहीं रह सकते। क्या होता है कि वो एज के साथ ना ये वैल्व्स होती है ना जो वेन में होती हैं, वैल्व वेन में होंगे क्योंकि वहाँ प्रेशर फ्लूइड ज्यादा बनेगा तो स्वेलिंग हो जाएगी। तो ये बात तो वॉइस क्रैक करती है। अब आ रही है आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर? यस सर। तो यस जो सर। वो होते हैं ना, मैं बता रहा था, जो बूढ़े लोग होते हैं ना उनकी बहुत वैल्व जो है वो डैमेज हो जाती हैं, तो ब्लड इकट्ठा हो जाता है पैरों में। अब पैरों में ब्लड इकट्ठा होगा तो एक तो प्रेशर बढ़ेगा, फ्लूइड तो आसपास टिश्यू फ्लूइड में जाएगा, तो पैर स्वेल होंगे, पेन कॉज होगा और ब्लूइश सी अपीयरेंस हो जाएगी स्किन की। तो दैट इज एक्चुअली वेरिकॉज वेन्स। अच्छा, सेम काम टेस्टिस में भी हो सकता है। टेस्टिस में जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है ब्लड को, तो उसमें ऐसा हो गया तो भाई सेम चीज टेस्टिस के साथ हो जाएगी। अब सेम चीज जब टेस्टिस के साथ हो जाएगी, तब उस कॉन्टेक्स्ट में जो फ्लूइड है वो टेस्टिस के बाहर भरेगा। कहाँ? स्क्रोटम से पहले। किसमें? वेजाइनल स्पेस में। अगर आपको डायग्राम से याद हो वेजाइनल स्पेस, तो वेजाइनल स्पेस में फ्लूइड भर जाएगा। तो उसको बोलते हैं हम वेरिकोसील, कि वेजाइनल स्पेस के अंदर फ्लूइड भर गया। ठीक है, मैं एक मिनट डायग्राम से आपको दिखा देता हूँ। यस, ये देखिए, ये वाला डायग्राम देखिए। दिस, हाँ। अब इसमें आप देखिए, ये देखिए, ये जो बीच में स्पेस है ये वेजाइनल स्पेस है, ये पूरी की पूरी, इसमें फ्लूइड भर गया।
तो फिर हम उसको बोलते हैं वेरिकोसील। क्लियर पॉइंट? आ रही बात समझ में? तो अब आगे समझो। तो अब यही वेरिकोसील कहलाता है। और इसका एक और टर्म बताया मैंने आपको, हाइड्रोसील। अब हाइड्रोसील में क्या है ना कि जो फ्लूइड है वो रादर देन टेस्टिस स्क्रॉटम के अंदर भर गया है फ्लूइड। तो स्क्रॉटम के अंदर जब फ्लूइड भर जाएगा तब हम उसको बुलाएंगे हाइड्रोसील। ठीक है, तो वेरिकोसील हो गया, हाइड्रोसील हो गया। अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या है? डिसऑर्डर है XXY, बताया था आपको, एक फालतू एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। ये हो जाएगा तो भी क्या होगी? इनफर्टिलिटी। इनफर्टाइल होते हैं कि मतलब कि क्लाइनफेल्टर्स जो मेल्स होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं। इनफर्टाइल क्या स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल और इनफर्टाइल में फर्क है वैसे। स्टेराइल इज अ काइंड ऑफ अ परमानेंट कंडीशन, जैसे कि मैं बोलूं म्यूल, है ना, म्यूल क्रॉस बिटवीन डंकी एंड हॉर्स, दैट इज स्टेराइल, कैन नॉट रिप्रोड्यूस। इनफर्टाइल का मतलब फर्टिलिटी कम है या नेचुरली नहीं है, आर्टिफिशियल मीन से फर्टाइल किया जा सकता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है who is suffering from low sperm count. So rather than normal insemination, we will take the sperms, yeah, semen, better word, and introduce it directly into the uterus. तो उसमें if there is low sperm count, still it will function. तो उसको हम इनफर्टाइल बोल रहे हैं, जिसको हम IVF टेक्नोलॉजी या किसी दूसरी टेक्नोलॉजी से ओवरकम कर सकते हैं। और जहां ओवरकम नहीं कर सकते वहां पे हम टर्म यूज करते हैं स्टेराइल। खैर, अगला डिसऑर्डर है वाई क्रोमोसोम डिलीशन। अब आपको पता है कि वाई क्रोमोसोम इंपॉर्टेंट है। वाई क्रोमोसोम ही डिलीटेड होगा तो प्रॉपर मेल ही नहीं होगा, प्रॉपर मेल नहीं होगा तो वो भी इनफर्टिलिटी का डिसऑर्डर है। अगला है फिलारियासिस। अब फिलारियासिस सोचोगे आप कि ये फिलारियासिस कहां से आया? फिलारियासिस आपने सुना हुआ है, फिलेरियल वर्म। सर हाँ जी, अगर वाई क्रोमोसोम होगा ही नहीं तो वो मेल कैसे हुआ? वही तो मैं कह रहा हूँ कि वाई क्रोमोसोम नहीं है। वाई क्रोमोसोम डिलीशन का मतलब, वाई क्रोमोसोम डिलीशन का मतलब वाई क्रोमोसोम के अंदर डिलीशंस। वाई क्रोमोसोम पूरा डिलीटेड नहीं है, वाई क्रोमोसोम के अंदर डिलीशंस, स्पेसिफिकली वो उन जगह पर जो मेलनेस के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। तो वही आप कह सकते हो वो इंटरसेक्स होगा, तो वही इनफर्टाइल होगा एक तरीके से। आए बात समझ में? मतलब बनना उसको Yes, मेल था, है ना, बट वही मेल ना बन के वो था तो वाई वाला ही मतलब कि कहते हैं उसे स्पर्म, लेकिन जब वो डेवलप हुआ तो वाई क्रोमोसोम का डिलीट हो गया या कुछ पार्ट डिलीट हो गया। वही समझ गई? जी हाँ, ठीक है, yes sir, thanks. ओके। तो अगला फिलारियासिस है। फिलारियासिस आपको पता है, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, अगर सुना याद हो, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, वुचरेरिया मेलाई, दो स्पीशीज, उन दोनों निमेटोड, दी एस्का एल्मेंथिस विद सूडोफिलोम। खैर, तो ये एस्का एल्मेंथिस है दोनों, और वुचरेरिया एस्का एल्मेंथिस, जो आपको पता है कि पैर के लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग कॉज करता है, जिससे पैर हाथी जैसा हो जाता है, जिसको हम एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। अब कभी कभार लिम्फ नोड ग्रॉइन रीजन के यानी स्क्रोटम रीजन के भी स्वेल कर सकते हैं, तो टेस्टिस का इन्फ्लामेशन हो जाएगा या स्क्रोटम का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो इट विल लीड टू व्हाट? इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो फिलारियासिस भी रीजन हो सकता है किसका? इनफर्टिलिटी का। और सुनो, नेक्स्ट है मम्प्स कॉजिंग पैरोटाइटिस। अब मम्प्स क्या होता है? MMR वैक्सीन सुनी होगी आपने, मम्प्स, मीजल्स, रुबेला में मम्प्स। मम्प्स इज अ वायरल डिसऑर्डर, ठीक है, इट्स अ वायरल डिसऑर्डर, पैरामिक्सोवायरस, PARAMYXOVIRUS वायरस। तो पैरामिक्सोवायरस causes mumps. अब mumps causes parotitis. Parotitis inflammation. पैरोटॉइड ग्लैंड मतलब सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा वाला? पैरोटॉइड, पता है आपको? सलाइवरी ग्लैंड 3 होते हैं आपके पैरोटॉइड चीक में, सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी एक ही, एंड सबलिंगुअल, 3 तरीके के होते हैं। उन तीनों में जो चीक वाला सलाइवरी ग्लैंड है कौन सा है? वो पैरोटिड ग्लैंड। उसमें इन्फ्लामेशन हो गया तो पैरोटाइटिस। अब उसका और इनफर्टिलिटी का क्या लेना देना है? लेना देना है, जो मम्प्स का वायरस है ना, वो 2 जगह इफेक्ट करता है। एक पैरोटाइटिस कॉज करता है जनरली मेजर, और माइनर इन्फेक्शन कॉज करता है टेस्टिस का।
ऑर्काइटिस, ऑर्का मतलब टेस्टिस, ORCHA ऑर्का इज टेस्टिस, ORCHITIS ऑर्काइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस। बताया था। ऑर्क्योटॉमी रिमूवल ऑफ टेस्टिस, ऑर्क्योपेक्सी सर्जरी टू करेक्ट क्रिप्टॉर्किडिज्म, दैट इज फ्यूज्ड ऑर्किडिज्म, दैट इज फ्यूज्ड टेस्टिस इन द एब्डोमेन। तो बताया आपको ऑर्का मतलब टेस्टिस होता है। तो मम्स आल्सो कॉजेस ऑर्काइटिस, और अगर ऑर्काइटिस होगा, ठीक है, और स्पेसिफिकली प्यूबर्टी के पास अगर हुआ तो इट विल कॉज इनफर्टिलिटी। तो रीजन हो सकता है, रीजन होता भी है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट इज हाइपोस्पैडियासिस। हाइपोस्पैडियासिस एक टर्म है जब जो यूरिथ्रा की ओपनिंग है, ये एक्चुअली मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया का मैल डेवलपमेंट है। द ओपनिंग ऑफ एक्सटर्नल जेनेटिलिया is not correct. Rather than opening in glans penis, it is opening somewhere else, in mid somewhere, yeah, lower region of the glans penis or near the scrotum. You know, the opening is not correct. Opening has been shifted from the right region. So that is known as hypospadiasis. Another reason of infertility, a major reason, impotency. Impotency is a general term. Correct term in biological terms is erectile dysfunction. जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया, failure of erection of penis even after sexual stimulation. आखिरी वाला है तो smoking tobacco, smoking excess of cigarette, alcohol, excess of alcohol are another reasons of infertility. So alcohol, smoking, these can be reasons of infertility. So smoking cigarette can make you look more male but will decrease fertility. खैर, ये सारी टर्म समझ में आ गई। किसी को टर्म में कोई डाउट, आगे बात करें। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे खत्म हो गया है, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर वेरिकोसील एक बार बता दो। तेरे को वेरिकोस वेन समझ में आया चैनी का? यस सर। क्या समझ में आया वेरिकोस वेन में? सर जब वेन के वॉल्व्स काम नहीं करते तो उसमें बैक वॉल्व नहीं, वाल्व। ये Valves. बोलने वालों ने गलत बोला है। वाल्व, VLVs वाले वाल्व्स, उसकी बात हो रही है। हाँ सर वही सर, मतलब जब वेन के वाल्व्स काम नहीं करते तो सर उसमें बैक फ्लो हो सकता है। हाँ तो सर उससे सर आपने बताया कि ओल्ड एज्ड लोगों में पैरों में अरे ब्लू हो सकता है वो हो गया। होने से इफेक्ट क्या पहुंचेगा ये बताओ। सर क्या इफेक्ट बेटा, इफेक्ट क्या पहुंचेगा उससे? तो सर सर उनके पैर पे जोर पड़ेगा। पैर पे जोर? अरे पैर पे जोर नहीं पड़ेगा भाई, ब्लड फ्लो बढ़ गया ना। अब ब्लड फ्लो बढ़ गया तो भाई उंगलियों में ब्लड फ्लो बढ़ गया, सूज जाती है ना उंगलियां, पैर सूज जाएगा, फ्लूइड बाहर आएगा ना भाई। ब्लड में प्लाज्मा है और कैपिलरीज में या वेन्स में ओपनिंग्स हैं, या उससे फिल्टर होता है, ब्लड जाता है। तो अब क्या होगा, ब्लड ज्यादा जाएगा वेन्स में, कैपिलरीज में ज्यादा पहुंचा, वहां से फिल्टर होके टिश्यू के पास आया तो पैर स्वेल कर जाएगा, ठीक है ना। तो स्वेलिंग हो जाएगी, पेन होगा। अब यही चीज अगर टेस्टिस में हो गई तो बहुत ज्यादा फ्लूइड भर जाएगा वेजाइनल स्पेस में, और वो एक अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। सर टेस्टिस में जो वेन, टेस्टिस की वेन ब्लॉक हो जाएगी? ब्लॉक नहीं हो जाएगी, टेस्टिस की वेन में ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी, इसलिए टेस्टिस की जो कवरिंग है वेजाइनल स्पेस, वहां ब्लड भर जाएगा और अंदर की तरफ प्रेशर लगाएगा। डायग्राम से दिखाया ना मैंने, देखा नहीं था डायग्राम में? देखा था। तो समझ गई ना। तो बाहर की स्पेस में फ्लूइड भर जाएगा और फ्लूइड भरने की वजह से प्रेशर लगेगा अंदर की तरफ से। ठीक है सर। मतलब ब्लड फिल्ड आउटसाइड टेस्टिस बट सॉरी, हाँ आउटसाइड टेस्टिस कह सकते हैं, बट ऑल्सो आउटसाइड स्क्रोटम, समवेयर बिटवीन टेस्टिस एंड स्क्रोटम। और ये चीज अगर स्क्रोटम में हो जाती है तो फिर हम उसे हाइड्रोसिल बोलते हैं। ओके, चलिए अपना माइक ऑफ कर दीजिए। और किसी को कोई डाउट?
ओके, तो अज्यूमिंग दैट नोबडी एल्स हैज अ डाउट, तो ये अब यहाँ खत्म हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये ना आपको बता रहा हूँ मैं, ये आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में आपको ये पढ़ने हैं, आपको ये पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का साइड व्यू, एक एक लेबलिंग क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो, ये सेम डायग्राम उठ के आपके नीट के एग्जाम में आ गया, फिर आप कह रहे हो कि सर ने तो कोई और पढ़ा था, ये तो कोई और आ गया, हमें तो पता ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना, पहचान लेना, मैंने आपको सारी लेबलिंग्स किसी और डायग्राम से और बेटर तरीके से ही बताई हैं, तो उसको यहाँ से रिलेट कर लेना। तो ये वाला डायग्राम पढ़ लेना, नीचे वाला डायग्राम भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, एकदम क्लियर तरीके से। ये तीसरा डायग्राम है, ये इसका है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का है, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना। सारा डायग्राम मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ, ये वाला डायग्राम भी अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा, ये डायग्राम है, स्टूडेंट्स को बड़ी कंफ्यूजन होती है, एक चीज बताता हूँ इसमें ना, ये जो सर्टोली सेल लेबल है ना, ये प्रॉपर लेबल नहीं है ठीक ही, लेकिन ये एक्चुअली इन्होंने ना सर्टोली सेल के न्यूक्लियस को इन्होंने मार्क कर दिया, सॉरी इन्होंने सर्टोली सेल गलत मार्क कर दिया, ये एक्चुअली ग्रोइंग स्पर्म है जो इन्होंने मार्क किया है। सर्टोली सेल पता कौन सा है? ये वाला है, ये बड़ा सा सेल, बता ना, बड़े बड़े सेल होते हैं सर्टोली, ये तो ये सर्टोली सेल्स है यहाँ पे, मतलब इसका न्यूक्लियस कहीं यहाँ छुपा होगा, दिस इज सर्टोली सेल। क्लियर है पॉइंट? तो ये लेबलिंग में ध्यान रखना, थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक। लेकिन आप जो है इसको डायग्राम को एनसीईआरटी से एक बार देख लेना, ये स्पर्म का डायग्राम, ये सारी लेबलिंग आपको पता है, ठीक है। इसको अच्छे से एक बार ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना, बना के प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आपने 12th के एग्जाम भी देने हैं, है ना। 55% वाला डॉक्टर अच्छा नहीं होता है, और मेरे ख्याल से एलिजिबिलिटी भी नहीं है 55% वालों के लिए। आपको 12th में भी अच्छा स्कोर करना है कि आप डॉक्टर बनो तो 95% वाले डॉक्टर की, स्कूल में भी अच्छे मार्क्स आए, यानी कि वहाँ 60% नंबर लेके बैठे और डॉक्टर बन रहे हैं एम्स के, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए वहाँ पे भी आपको डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, डायग्राम के मार्क्स होते हैं, और अगर डायग्राम नहीं भी पूछा तो भी जब आप स्कूल के पेपर लिखो तो उसमें आप डायग्राम बना के आओगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मान लीजिए आपको 4 क्वेश्चन में से 3 ही आते हैं, तो 3 में अच्छे से डायग्राम बना दिए, चौथा अगर आपने थोड़ा सा कच्चा पक्का भी लिख दिया तो उस 3 का इंप्रेशन आपको चौथे का नंबर दे देगा थोड़े से। तो ट्राई टू प्रैक्टिस डायग्राम्स। फिर ये डायग्राम है स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये भी एनसीईआरटी का ही है, तो आई एम जस्ट लेबलिंग ऑल द डायग्राम्स जो आपको बताना चाहिए। खैर, तो दैट्स ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, मेल से कंपेयर करके चलेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंसेस जो हैं वो आते हैं। तो पहले तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। गोविंद, यस सर। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है भाई? सर टेस्टिस। वेरी गुड। तो फीमेल में वहीं पर रहेंगी ओवरीज। क्लियर है पॉइंट? ओके। और ये बता, मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? सर ऑर्गन्स में सेमेनिफेरस टिब्यूल, प्रोस्टेट ऑर्गन ग्लैंड। बोला मैं, ऑर्गन, मैं तो क्या लगाऊंगा, ऑर्गन बोले मैंने, डक्ट्स नहीं बोले। हाँ अमन पॉल, यस सर। अमन आवाज आ रही है? हाँ, Yes, क्या है sir. मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स? जी सर। क्या है, कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं मेल सेकेंडरी ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स? सर टेस्टिस, वो प्राइमरी है। सर पीनस, स्क्रॉटम, एसेसरी डक्ट्स और एसेसरी ग्लैंड्स। बहुत बढ़िया, सही रट्टा हमारा, सही पेज पलटे हैं तूने। अब वहीं पे ना यहीं कैसे कंटिन्यू करते, जैसे कि मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या है। एक तो भाई ये स्क्रॉटम, पेनिस, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक। वहीं फीमेल के अंदर अगर हम बात करें तो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स आर वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, और प्राइमरी कौन है? ओवरी। इतना ही, ठीक है। अच्छा हाँ, एक्सटर्नल जेनिटलिया जैसे पीनस है इन द केस ऑफ मेल्स, फीमेल में इट इज वल्वा, VULVA, ठीक है। तो वही डायग्राम को हम थोड़ा सा ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पर। ये अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना।
तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक से लेबल करता हूँ। हाँ, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, दिस पार्ट, दिस इज ब्लाडर, ये ब्लाडर हो गया, ठीक है। अब ब्लाडर से एक पतली सी ट्यूब जा रही है नीचे की तरफ, आउटसाइड में, एंड दैट, हालांकि दिस इज, गलती से आई मेड इट लार्जर, सो दिस इज द ब्लाडर, और ब्लाडर से एक पतली सी ट्यूब जा रही है बाहर की तरफ, एंड दैट इज यूरिथ्रा, ठीक है। आपको सर आपकी आवाज अटक रही थी। ओके, अब क्लियर है? यस सर। ओके, तो मैंने क्या बोला कि अब आप डायग्राम देखो, ध्यान से समझो कि ये वाला रीजन ब्लाडर है, ये कर्सर दिखेगा ना आपको सब लोगों को, ये बीच में Yes, कर्सर sir. दिख रहा है आपको? हाँ, Yes, sir. यस या नो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं आप। यस सर, दिख रहा है। यस। ओके, ठीक है। तो ये तो हो गया ब्लाडर, आपको नजर आ ही रहा होगा, कर्सर दिखा तो। अब ब्लाडर से ये गई ट्यूब बाहर की तरफ, और ओपनिंग है, दैट इज यूरिथ्रल ओपनिंग। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यूरिथ्रा बहुत छोटा है, तो फीमेल के अंदर यूरिथ्रा बहुत छोटा होता है, बिकॉज आगे कोई पीनिस लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। क्लियर है पॉइंट? तो पिनाइल यूरिथ्रा का जो लेंथ है वही डिफरेंस है इन द लेंथ ऑफ मेल यूरिथ्रा एंड फीमेल यूरिथ्रा। क्लियर है पॉइंट? तो ब्लाडर है, यूरिथ्रा है, ठीक है, यूरिथ्रल ओपनिंग है, ठीक, एक चीज हो गई। खैर, ब्लाडर एंड यूरिथ्रा आर नॉट पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मैं सिर्फ लोकेशन के लिए बता रहा हूँ। मेल में सर यूरिथ्रा, ब्लैक सुन ले, सर मेल में यूरिथ्रा, ओके हाँ बोल, मेल में यूरिथ्रा, सर हाँ तो सर पहले तो बोल दे। मेल्स में सॉरी सर मेल्स में यूरिनरी ब्लैडर बड़ा होता है ना शायद, मतलब लग रहा है डायग्राम को देख के। कौन से डायग्राम को देख के? सर जो आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दिखाया था उसमें ब्लैडर दिख रहा था, और ये फीमेल वाले में भी दिख रहा है, तो फीमेल वाले का छोटा दिख रहा है यूरिनरी ब्लैडर। नहीं नहीं, वो ब्लैडर के साइज में कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं है, ठीक है ना। अब ऐसा तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि फीमेल में ब्लैडर बड़ा हो या मेल में ब्लैडर बड़ा हो, कोई 19-20 का फर्क हो तो वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट होता तो बुक्स में होता, ठीक है ना। तो ब्लैडर सेम है, ठीक है, ओके। नाउ वो डायग्राम हो सकता है बड़ा छोटा उस तरीके से बनाओ, या डायग्राम एग्जैक्ट नहीं होते हैं ये। डायग्राम में किसी ने इमेज इमेज बनाई है, किसी ने फोटो थोड़ा ना खींची है, ठीक है, तो इसलिए ये बनाने में लोग थोड़ी गड़बड़ कर सकते हैं। खैर, तो उसलिए जरा उससे ब्लैडर इज अप्रोक्सीमेटली सेम साइज। खैर, ब्लैडर इज नॉट द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो तो ऑफकोर्स आपको पता ही है, मेल में भी ब्लैडर जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता, यूरिथ्रा होता है। तो फीमेल में यही डिफरेंस है, यूरिथ्रा इज नॉट पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन आ रहा है, आप इसके ऊपर देखो, तो एट द बैक साइड ऑफ दिस ब्लैडर, ब्लैडर के पीछे, ब्लैडर पे थोड़ा प्रेशर डालते हुए, दिस स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, क्योंकि ये ना कटा हुआ स्ट्रक्चर है, आधा ही स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली दिस इज द यूट्रस। और इसको अगर जब हम पूरा देखेंगे तो ये नाशपति पियर शेप का होता है, इन्वर्टेड पियर, मतलब नाशपति है जिसका सर यहाँ पे और बॉडी यहाँ पे है, तो इन्वर्टेड पियर शेप का रहता है यूट्रस, ठीक है। यूट्रस से ही एक ट्यूब जा रही है, ये जिसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, और आप ओविडक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। कॉकरोच वॉकरोच में ओविडक्ट पढ़ा है, ह्यूमंस में फैलोपियन ट्यूब टर्म है, ओविडक्ट बोलोगे तो कोई गड़बड़ नहीं है, ओविडक्ट ही। सर आवाज नहीं आ रही।
आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। लास्ट क्या समझ में आया? कहाँ से गई स्क्रीन? सर यूटेरस का वो पता है, पता है। फैलोपियन ट्यूब बता रहे थे आप। अच्छा, ओके, दोबारा से बताता हूँ। अब स्क्रीन विजिबल है? आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। ओके, तो मैं आपको बता रहा था, आपको ये ब्लैडर वाला पार्ट समझ में आ गया था? ब्लैडर बताया था मैंने, फिर ये यूरिथ्रा बताया था। ब्लैडर यूरिथ्रा समझ में आ गया था ना? यस सर। यस सर। ओके, फिर मैंने बताया था कि ये जो ट्यूब है इसको बोलते हैं वेजाइना, ये क्लियर था? फिर ऊपर की तरफ ये सर्विक्स होता है, ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये यूट्रस है। मैं यही बता रहा था, इसी के बारे में बता रहा था। यस यस सर। ओके यस ओके, सर। वापस सुन लो कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, पियर शेप का, पियर मतलब जो आपको पता है नाशपाती, उसके शेप का ये यूट्रस है, ठीक है ना। ये कट किया हुआ है इसलिए नाशपाती जैसा दिख नहीं रहा, पूरा होगा जब आधे आधे दो पार्ट्स मिलाए तो नाशपाती जैसा दिखता है। तो ये यूट्रस है। अब यूट्रस की ये ट्यूब है, ये जो जा रही है इसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, और कॉकरोच की बात करें तो इसी को हम ओविडक्ट बोल देते हैं। ह्यूमंस में भी आप टर्म ओविडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। ओविडक्ट से ये यहाँ पर ओवरी है, ठीक है। अच्छा, यूट्रस के आगे एक्सटेंशन है सर्विक्स, जो छोटा सा पार्ट, एंड देन एक लंबी सी ट्यूब द वेजाइना, और फाइनली वेजाइना ओपन अप हो रहा है इन द एक्सटर्नल जेनेटेलिया नोन एज दी वल्वा, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए वेजाइनल ओपनिंग है, मार्क कर देते हैं, लेट्स से ये वेजाइनल ओपनिंग है, ठीक है। और तो दो ओपनिंग्स हो गई एक्सटर्नल जेनेटेलिया में। एक्सटर्नल जेनेटेलिया यहाँ पे क्लियरली लेबल्ड नहीं है या मार्क नहीं है, उसको अगर मार्क करें एक्सटर्नल जेनेटेलिया को, दिस इज द एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ये लेबिया माइनरा, ये लेबिया मेजरा, दो फ्लैशी फोल्ड्स रहते हैं, माइनरा इनसाइड, मेजरा आउटसाइड, क्लियर पॉइंट। अब ये भी कट करके ऑब्जर्व किया हुआ है, माइनरा इज नॉट ऑब्जर्वेबल, मेजरा इज ऑब्जर्वेबल। तो ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया का स्ट्रक्चर हो गया। तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया में एक ओपनिंग कौन सी हो गई? एक तो ये वेजाइनल ओपनिंग, और एक छोटी सी ओपनिंग होती है यूरिथ्रल ओपनिंग। अब क्योंकि कॉपुलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वेजाइना रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए वेजाइना इज ऑल्सो नोन एज द कॉपुलेशन कैनाल। तो बेटर टर्म इज कॉपुलेशन कैनाल इन द टर्म ऑफ बायोलॉजी, तो कॉपुलेशन कैनाल, ठीक है। ओके, तो ये पूरा डायग्राम हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें क्या क्या है? एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, वल्वा, ठीक है, जिसमें लेबिया माइनरा, लेबिया मेजरा, इवन क्लेटोरिस भी आएगा। क्लेटोरिस इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर जस्ट रिजेंबलिंग द पीनस, जैसे कि पीनस होता है डायरेक्टाइल स्ट्रक्चर, वैसे ही क्लेटोरिस इन द फीमेल इज अ इरेक्टाइल स्ट्रक्चर, स्मॉल इरेक्टाइल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो क्लेटोरिस और माइनरा मेजरा मिला के वल्वा, ये तीनों मिला के द वल्वा इज द एक्सटर्नल जेनेटेलिया, वेजाइना द कॉपुलेशन कैनाल, देन यूट्रस, सर्विक्स, ऑफ कोर्स द वेजाइना, ये फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, ये सब मिला के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाता है। आई सपोज ये सारी बातें आपको क्या है? क्लियर है। आगे बात करें तो आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ओके, अब आगे अगर हम बात करें तो देखिए पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। पूरा कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझेगा। व्हाट विल मेल डू ड्यूरिंग द कॉपुलेशन? मेल विल ट्रांसफर द स्पर्म समवेयर हेयर इन द वेजाइना, ठीक। अब वो स्पर्म ट्रैवल करके सर्विक्स में जाएंगे, सर्विक्स से यूट्रस में जाएंगे, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे, और फैलोपियन ट्यूब में जाके रुक के वेट करेंगे, है ना। अब एग की बात समझते हैं। अब एग क्या करेगा? एग ओवरी से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा, दोनों फैलोपियन ट्यूब में मिल जाएंगे, मिल गए। फैलोपियन ट्यूब में मिलने के बाद क्या बनेगा? जाइगोट, ठीक है।
अब मान लो ये जाइगोट बन गया कहीं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, फैलोपियन ट्यूब में क्या बन गया, जाइगोट। अब ये जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में बनने के बाद धीरे 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 कहाँ आया, डेवलप होता होता यूट्रस में आया। तब तक वो 1 हफ्ता हो चुका था, वो ब्लास्टुला बन गया था, वो यूट्रस में इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांट हो गया, धीरे 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 बड़ा हुआ, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना अप टू 9 मंथ्स। जब पूरा पूरा डेवलप हो गया, पूरा बड़ा हो गया, ठीक है, मैं बहुत छोटा दिखा रहा हूँ, पूरा पूरा बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। यूट्रस इज अ स्वोलन स्ट्रक्चर, मतलब कि यूट्रस इज सॉरी एक्सपांडेबल स्ट्रक्चर, तो यूट्रस पूरा एक्सपांड कर जाता है और वो पूरा का पूरा पूरा एरिया को घेर लेता है, डेवलप कर जाता है, यूट्रस भी साइज में बहुत बड़ा हो जाता है। खैर, अभी के लिए इस कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं और मान लेते हैं कि ये है द डेवलपिंग फीटस, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ये बीच में डेवलपिंग फीटस है, ये डेवलप कर चुका है, ठीक है। जब ये 9 मंथ पूरा डेवलप हो जाएगा, फिर ये इसी रूट से जैसे आया था, यूट्रस से सर्विक्स, सर्विक्स से वेजाइना एंड देन आउटसाइड, ठीक है। तो जिस रूट से स्पर्म आया और मिला, फ्यूज होने के बाद उसी रूट से चीजें, जो डेवलप फीटस है वो बाहर भी जा रहा है। तो दैट इज द ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर है पॉइंट, आ रही बात समझ में। बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी को कोई डाउट, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे हम, वेजाइना सॉरी यूट्रस का डेवलप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, थोड़ा सा और एक डायग्राम देखेंगे, एंडोमेट्रियम पढ़ेंगे, फैलोपियन ट्यूब पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, oogenesis पढ़ेंगे, डेवलपमेंट पढ़ेंगे, मतलब कि oogenesis तक का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। और हो सकता है कि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट करें। तो अभी किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ ले। सर टेस्ट होने वाला था, उसका सिलेबस बता दो एक बार। तुम्हारे टेस्ट का सिलेबस तुमको पता है नहीं क्या? सर कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार कंफर्म कर दो प्लीज। क्या कंफ्यूजन हो रहा है? कंफ्यूजन बताओ, क्लियर करता हूँ मैं फिर। सर सब लोग बोल रहे फर्स्ट चैप्टर और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, लेकिन वो तो बॉटनी का था, तो जूलॉजी का भी मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा ना? नहीं नहीं, तुम्हारे पास मैसेज में क्या आया है टेस्ट में, जूलॉजी के सिलेबस में? सर मैसेज कोई नहीं आया। अच्छा, मैसेज नहीं आया, ओके। फिर मैं बताता हूँ, आपके टेस्ट का सिलेबस रहेगा बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, बेसिक ऑफ रिप्रोडक्शन। मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ वही जो मैंने आपको एनिमल्स बताए हैं, अमीबा अमीबा, पैरामीशियम और बडिंग रीजनरेशन और ये सब बेसिक बेसिक चीजें, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब होगा, ये सब का टेस्ट होगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, नेक्स्ट टाइम पूछेंगे मेल रिप्रोडक्टिव। मैं आपको सिलेबस के पैटर्न बता देता हूँ ताकि टेस्ट में मुझे परेशान मत करना, थोड़ा पैटर्न। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो यही ऑर्डर चलेगा, और अगर ऑर्डर में कोई चेंज होगा तो मैं आपको एडवांस में बता दूँ। सर आपने क्या बताया, कुछ टॉपिक नहीं में कोई पता डाउट है, चला। 5 मिनट दे रहा हूँ मैं। आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। सर आपने क्या बताया, सुनाई नहीं दिया। दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो लड़की, क्लियर, थोड़ा जोर से बोलो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज कट गई थी। हाँ, मैं अब रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि टेस्ट में सिर्फ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इन जनरल टर्म आएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले पहले का। फिर उसके बाद जो भी टेस्ट होगा उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा, और उसके बाद फिर आगे जो टेस्ट होगा उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा। इस तरीके से आपके टेस्ट होंगे। तो 3 टेस्ट का सिलेबस मैंने आपको एडवांस में बता दिया, क्लियर है? और किसी का कोई डाउट? सर मुझे पूछना था। बेटा मैं एक बार ना रिजॉइन कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग की आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे। मैं 2 मिनट में आई विल जस्ट रिजॉइन दिस। हाँ जी, आप बोलिए, किसका क्या डाउट था? सर यूट्रस कैविटी है या मस्कुलर ऑर्गन है? भाई यूट्रस ऑर्गन है, उस यूट्रस के अंदर कैविटी है। ठीक है।
खाली स्पेस अगर यूट्रस होता तो उसमें बेबी कैसे डेवलप होगा भाई? सर और एक किसी को कोई टर्म डाउट? क्लियर करना था। हाँ सर पूछो। आपने एक बार रेटिटेस्टिस में 2 टर्म्स बोले थे, एक एस्टोमोजिंग और एनास्टोमोजिंग, उनकी मीनिंग्स क्या थे? ओके, तूने वो रेस देखी तंजोर? वो जब लोग भागते हैं, वो मैराथन नहीं सॉरी, इसमें भागते हैं ना, ये जो रिले रेस हो गई या ये 100 मीटर डैश या 400 मीटर रेस होती है, देखिए यस सर। उसमें ट्रैक फिक्स होते हैं ना, अगर आप ट्रैक चेंज करोगे तो चीटिंग कहलाते हैं ना, बाहर कर देते हैं ना, कैंसिल हो जाता है, पता है ना वो। यस सर। तो जो रेस ट्रैक में भागना होता है ना, उसको बोलते हैं एस्टोमाइजिंग। सब अपने अपने ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है। और जब तुम लोग की छुट्टी होती है तुम भागते हो, वो हो जाएगा एनास्टोमाइजिंग, कोई भी कहीं भी जा रहा है, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरी की बात करते हैं, तो ब्लड कैपिलरी में ब्लड फ्लो कैसा है? एनास्टोमाइजिंग। और वेन्स और आर्टरीज में कैसा है? एस्टोमाइजिंग। तो वही फर्क बताया था। तो जो बताया था कि जो रेटिटेस्टिस है, ठीक है, उसमें वो कैपिलरी के जैसा है, एनास्टोमाइजिंग, कि कोई लेन फिक्स नहीं है, किसी भी लेन में आगे पीछे जा सकते जहां रास्ता मिले। क्लियर पॉइंट? ओके सर। और सर एक चीज और, एक आपने टर्म और बोला था मेडियास्टिनम करके, वो क्या था? मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम। अब मीडियास्टिनम तुझे पता नहीं होगा, पता है क्यों नहीं पता तुझे? इसलिए नहीं पता तुमको मीडियास्टिनम, क्योंकि तुम लोग ध्यान नहीं देते हो जब पढ़ते हो क्लास 11th के बारे में। क्लास 11th का सर्कुलेटरी चैप्टर पढ़ाया था ना, तो हार्ट की लोकेशन बताई थी कि 2 लंग्स के बीच में है, और जो आसपास का स्पेस एनक्लोज है ना लंग्स के बीच में, थोरासिक कैविटी में जो रीजन है, मतलब कि स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम का आसपास वाला जो रीजन है, उसको मीडियास्टिनम बोलते हैं। यस सर, उसे तो कहते हैं, बट सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने एक बार उस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। हाँ, तो ये जो रेक्टम और ब्लैडर के बीच में स्पेस है, वहां पे उसको भी हम मीडियास्टिनम बोल देते हैं। खाली स्पेस, 2 ऑर्गन के बीच के खाली के स्पेस को हम कह सकते हैं मीडियास्टिनम। ओके सर। और सर हाँ सोनिका। सर नेक्रोजोस्पर्मिया का क्या रीजंस होते हैं? यही एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्पर्म बन रही है, या WBC से, या केमिकल रिलीज कर रहे, किल कर दे रहे स्पर्म को, या एसिडिटी या एल्कलाइन नेचर प्रॉपर नहीं है ना। यूरिन में एसिडिटी ज्यादा है, और जैसे यूरिथ्रा में एसिडिटी ज्यादा है और एल्कलाइन नेचर कम है सीमन में। ओके सर, या मतलब प्रॉपर प्रोस्टेट ग्लैंड। या एपिडिडाइमिस में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, स्पर्म मर जा रहा है, नॉन वायबल हो गया। ओके सर। चलिए, किसी को कोई और डाउट? ठीक है, अगर आपके डाउट्स नहीं है तो फिर विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।